हर अच्छी चीज को करने से पहले 2 बार नहीं सोचना चाहिए, वरना वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती। हेलो एंड वेलकम ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। मैं हूं मनीषा आपके साथ एंड फिलहाल मेरे साथ शो में है श्रीदेवी शिंदे एंड उसी के साथ रेश्मा इटके। नमस्ते मॅम. नमस्ते. नमस्ते. सगळ्यात पहिले ना मी तुम्हाला हे विचारेल की जेव्हा तुम्हाला कळालं की तुम्ही सर्वांपेक्षा थोडं वेगळे आहात, ट्रान्सजेंडर आहात, तर तेव्हा तुम्हाला एक्सेप्ट करण्यासाठी वेळ लागला होता स्वतःला? मला तर बराच वेळ लागला होता आणि फॅमिलीला बी ते मान्य नव्हतं. कसं घ्यायचं घरामध्ये की घराच्या बाहेर पाडायचं. जेव्हा घरातल्या घरात एक साडी घालायची, मग डान्स करायचा, मग ते शेताहून घरी आई वडील आल्यावर ते नंतर काढून टाकायची. मग लगेच असं वाटायचं संध्याकाळी की मी अजून स्वयंपाक करावं, पोळ्या टाकावं. मग त्याच्यानंतर असं वाटायचं की आता मी स्वतःला दुसरीकडे बाहेर जावं, मला मन पूर्ण हे व्हावं की मला साडी घाला वाटते, मला असे केसाला फुलं गजराला वाटते. मग मी माझ्या मनासारखं राहावं का? मग मनामध्ये कुठं वाटायचं बा मग घरचे मला मारतील, हाणतील आपण असं काही केलं तर. मी एकदा पाऊल उचलला की घराबाहेर जायचं आता ठरवलंच. घराच्या बाहेर जायचं सांगलं की मी बाहेर थोडं चालले, मी कामाला जाते. मग घरचे म्हणले ठीक आहे जा, मग तर लवकर आहे. मी हा ठीक आहे जाते. मी औरंगाबादला मग गेले कामाला. मी सांगलं नाही की मग मला लिपस्टिक लिप बाम लावायचं, मग कंपनीत कामाला जायचं. मग पोरं चिडवायचे, तू असं आहेस काय की तू किन्नर आहेस का, तू इथं कसं काय आलं मग कामाला, तू तर रस्ता टाळ्या वाजायला जायला लागत होतं. मग तिथून वाटलं स्वतःमध्ये मी थांबू शकत नाही. माझ्यामधलं जे मन आहे ते मला राहावं लागतंय. मी जशी राहील की माझं वागणूक ते कोणाला पटणार नाही. मी मुलासोबत राहील मला कम्फर्टेबल नाही होणार. मी त्याचं मग मी मुलीसोबत राहील मला कम्फर्टेबल होईल. हा मी आज कम्फर्टेबल आहे मुलीसोबत. मग कुठंतरी वाटलं की बाबा मला चेंजिंग हवं माझ्या मनामध्ये, जसं मला मन वाटते. मग फॅमिलीचं अपसेट नव्हतं. तू कसा जरी राहिला, तू साडी जर घातला, तू घराकडे नाही यायचं. मग मी म्हटलं त्यांना सांगलंच नव्हतं. मग ते जरासे आपण आपल्या पद्धतीनं राहणं, वागणूक, मग साडी वगैरे घातलं, मग मागायला जायचं सिग्नलवरती. मग गुरुची आशा लागत होती. मग भेव वाटायचं बघ त्या लाईफमध्ये गेलं तर गुरु त्रास करतील का, गुरु मारतील का, मग आपल्याला कसं हे होईल, आपल्याला तर काही कळत नाही, आपल्याला काच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. मग वाटायचं बघ कोणत्या गुरुला पशी जावं. मग मी नांदेडमध्ये माझी फ्रेंड ते ऋषिका नावाची, मी तिच्याकडे गेले. तिने सांगलं होतं औरंगाबादला रेश्मा गुरु खूप छान आहेत आणि त्यांचा स्वभाव बी खूप छान आहे. आणि ते आधी म्हणजे ते तुला विचारतील तुझ्या मनामध्ये काय आहे, डान्स म्हणजे कला काय तुझ्या अंगात. मी त्यांचा नंबर घेतला. मग गुरु मला तुमच्याकडे यायचं आहे. तर गुरु म्हणे विचार कर बाया, म्हणे तुला शिक्षण वगैरे कसं आहे, तो अजून मला तुझं काय आहे, तुझ्या फॅमिली तुला काय म्हणते. मग गुरुने सगळं विचारलं. मग मी म्हटलं गुरु येऊ का, तर ये म्हणे. मग मी रेश्मा गुरुकडे गेले. त्याने आधी प्रश्न विचारले, तुला मनाआधी अधिक काय आवडते, तुला हे टाळीच वाजवायचंय रस्त्यावर, तू वेगळं काय करायचंय. मला म्हणलं डान्स खूप आवडतं. मग गुरुनं माझ्या अंगामधली कला बघली, डान्स गुरुनं खूप चांगला बघला. मग डान्सच्यासाठी अनेक ठिकाणी त्यानं जे आम्हाला बोलले होते कमेंट्रीला डान्सला, तर बी नेलं गुरुनं. आज दुसरी गोष्ट गुरुनं शिक्षण कंप्लीट करायसाठी शाळेमध्ये बी ऍडमिशनसाठी बोलले होते. मग तिथून सुरुवात झाली माझ्या लाईफची. मग घरीचं वातावरण असं होतं की तू आता साडी घातलास, तू आमच्या इकडे यायचंच नाही, तू त्यांचा आता, तू आमचा नाही आहेस. मग मला वाटलं की बाबा आता मी त्यांचं कसं, तुम्ही तर जन्म दिलाय ना मला, मी त्यांचं कसं काय. मग असं वाटलं बाबा घरच्यांना ठोकर मारल्यासारखं झालं, फॅमिलीतून काढल्यासारखं झालं की नंतर यायचंच नाही तू आमच्यामध्ये. मग असं वाटलं बाबा आता आपलं कोणी नाही आहे का. मग गुरु म्हणायचे काही नाही, त्यामध्ये असा बदल आण की तुझे घरचे तरसाव तुला, की बाबा म्हणाव की तू आमचं लेकरू या लेवल नाही त्या लेवलला आहे. माझ्या गुरुनं खूप माझ्यामध्ये बदल केला, रेश्मा गुरुने माझ्या. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे गुरु संस्था चालवत आहेत, कोर इंडिया संस्था, त्या संस्थेमध्ये मिटिंगमध्ये बी नाही नेलं त्यांना. मिटिंगमध्ये नेलं तर असं असते, असं शिकवायला लागते, असे मिटिंग असते. तुम्हाला मग तुला अजून मी सांगते, तुम्हाला पुस्तकं वाच, हे वाच, हे प्रश्न विचारतात तुला. मग त्या याच्यामधून काही बरेच शिकले मी. दुसरी गोष्ट मग मी काय करायचं, मी जी नर्सिंगला ऍडमिशन घेतलं होतं, मी तिथं ऍडमिशन घेतलं. गुरुने तिथं ऍडमिशन केलं माझं, तिथं ऍडमिशन केलं, ते कम्प्लीट झालंय माझं. दुसरी गोष्ट म्हणजे अजून की मला फार आवडतं म्हणजे की मला असं डान्स, मग डान्स झाले की मग असं अजून ऍडमिशन घ्यायचं आहे. ऍडमिशन घ्यायसाठी मग फॅमिलीकडे डॉक्युमेंट अडकून येतं.
डॉक्युमेंट देत नाही येतं. मग फॅमिली म्हणते आम्ही डॉक्युमेंट देत नाहीयेत. मग शाळेची ठिशीचा जे अडकून बसले शाळेची ठिशी गावाकडेच आहे. आजपर्यंत फॅमिलीने दिली नाही. शिकायची तर खूप इच्छा आहे, माझ्या फॅमिलीने ठिशी आजपर्यंत नाही दिली. फॅमिलीशी कनेक्ट नाही झाले नाही. ओके. आणि समाजचं कसा व्ह्यू होता, त्यांची कशी बिहेवियर झाले नंतर? समाज गुरु तर चांगले होते, पण समाजमध्ये कसं सुरू? समाजाचा नजर दिसायचं म्हणजे की बुवा हे टाळ्या वाजवणार आहेत, त्यांना इज्जत भेटत नव्हती. म्हणजे मी रस्त्याला जर गेलं, सिग्नलला जर गेलं तरी कोणी काचवारी करायचं, मग कोणी छेडायचं, मग कोणी पैसे द्यायला हे करायचं, दचकायचे, आम्हाला भियायचे. मग मला कुठं वाटायचं की बुवा आम्हाला का भीताय, आम्ही तर एक माणूसच आहे ना. मग त्याच्यामध्ये काय आहे भिण्यासारखं? नाक डोळे तुम्हाला जे आम्हाला बी आहे ना, भिण्यात अर्थ काय आहे मग? बरोबर. आपकी एक्सेप्टेंस की क्या जर्नी थी? आपको खुद को टाइम लगा था? एक्सेप्टेंस मुझे खुद को करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैंने जब जन्म लिया था तब मेरा खुद के लिए जन्म मेरा लड़की का था. अच्छा. लेकिन मेरे फैमिली वालों के लिए लड़के का था. और इसलिए मेरे फैमिली वाले मुझे लड़कों की तरह ट्रीट करते थे और मैं लड़कियों की तरह रहना पसंद करती थी. इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई और मुझे ही नहीं पता था कि मैं क्या हूँ. मैं तो खुद को लड़की मानती थी और फिर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर वाले ऐसे मेरे साथ में क्यों करते हैं. मैं जब लड़की हूँ तो मुझे लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहने देते. तो ये सब सवाल थे. और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने कैसे तो भी 10वीं की और 10वीं मार्च 2007 में मेरी हुई. और जैसे मैं पास आउट हुई वैसे मुझे समझ में आया कि मैं लड़की नहीं हूँ. अच्छा. मैं लड़की नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ. क्योंकि जब मैं तीसरी में जब मैं थी तब तक तो किसी बच्चों को नहीं पता था स्कूल में कि मैं क्या हूँ. सब मुझे लड़की ही समझते थे. लेकिन तीसरी के बाद में थोड़ा सा मुझ में कुछ बदलाव था, कुछ बातें थी. मेरे फैमिली वाले मेरे बाल छोटे करते थे, उस वजह से फिर सबको पता चल रहा था कि ये लड़का है और ये लड़कियों की ड्रेस में आकर बैठता है स्कूल में. और फिर जब क्लास टीचर जब थे हमारे, वो जब प्रेजेंट ही लेते थे, वो टाइम पे भी मेरा नाम लड़कों का लिया जाता था. वैसे मेरी आइडेंटिटी मालूम हो गई थी सबको. और उस वजह से मुझे मेरे जो भी दोस्त लोग थे मेरे साथ में के, वो सब मुझे चिढ़ाते थे. जब टॉयलेट के लिए जाते थे तो सब लड़के खड़े होकर टॉयलेट करते थे, लेकिन मुझे बैठकर करना पसंद था. और उस वजह से मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता था कि ये लड़का होकर लड़कियों के जैसा क्यों रहता है. और फिर मुझे नहीं पता था कि किन्नर क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है, हिजड़ा क्या होता है, ये कुछ भी नहीं. मेरे दिमाग में उम्र में कुछ पता नहीं, मेरे दिमाग में इतना ही था कि लड़का और लड़की. मैं खुद को लड़की मानती थी और ये बाकी लड़के हैं, यही था. और फिर बाद में फिर ऐसा ये होने के बाद में फिर मुझे ही ऐसा लगा, तीसरी के बाद में मुझ में ही समझ आ गई थोड़ी सी कि नहीं, मैं कुछ तो भी अलग हूँ, मुझ में कुछ तो भी चेंज है. और इस वजह से मुझे टॉर्चर किया जाता है और इस वजह से मेरे फैमिली को भी लोग नाम रख रहे हैं. इस वजह से मैंने ही खुद में बदलाव करके लड़कों के जैसा रहना पसंद किया उस टाइम पे, क्योंकि ज्यादा तकलीफ ना हो. ये मेरे दिल से नहीं था, वो तकलीफ को डर के मैंने मुझ में बदलाव लाया था. और फिर वैसे ही वो बदलाव आगे चल के बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि एक उम्र होती है 15 साल 16 साल, जब हम जवान होते हैं और वो टाइम पे अपना अट्रैक्शन होता है. जैसे लड़कियों का लड़कों की तरफ, लड़कों का लड़कियों की तरफ, वैसा ही मुझ में भी कुछ हार्मोन्स बोलो या कुछ बोलो, अंदर से मुझ में कुछ तो भी चेंज आया और मेरा अट्रैक्शन कुछ लड़कों की तरफ होने लगा. और तब मुझे लड़कियों के जैसे रहने के लिए और ज्यादा अंदर से फीलिंग आने को लग गई. तो मैं बोला क्या करूं, अब तो मैंने तो मेरी आइडेंटिटी खुद ही छुपा दी. तीसरी क्लास से 10वीं तक, अभी इतने साल तक, और अभी कैसे बताऊं मैं, बिल्कुल अभी कैसे करूं. फिर किसको बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता था कि मुझे लड़कियों जैसा रहना पसंद है, लेकिन क्यों है, मुझे क्या बीमारी है क्या ये. और फिर लड़कों को तो पेनिस होता है, वो खड़े रह के सुसु करते हैं, लड़कियों को तो अलग ही होता है. ये क्या है, मुझे भी ऐसा है लड़कों के जैसे, लेकिन फिर मुझे उनके जैसी फीलिंग क्यों नहीं है. आम लड़के मेरे साथ में के जो थे वो लड़कियों की तरह अट्रैक्ट होते थे, लेकिन मेरा तो उल्टा ही था. ये क्यों है, कुछ समझ में ही नहीं आता था. तो इस क्यों का जवाब कब मिला आपको? इस क्यों का जवाब मुझे 10वीं होने के बाद में
मेरे ही गली में का एक मेरा दोस्त था, वो भी मेरे जैसा ही था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। अच्छा। हाँ, और उसको भी मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन दोनों के बीच में एक लड़का था जिससे मैं क्या है, जिसको मैं लाइक करती थी। और लाइक करती थी तो उसको मैंने बता दिया कि मेरी फीलिंग्स लड़कियों वाली है और मुझे तू पसंद आता है, और हो सके तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहूंगी। तो उस टाइम उसने तो नहीं बोल दिया था, लेकिन वो बोला था कि तेरे जैसे ही और एक है, और मैं तुझे उससे कांटेक्ट करा देता हूँ, शायद हो सके तुझे कोई तेरे जैसा साथी मिले और तेरी फीलिंग वहां पर हल्की हो जाए। तो वो जिसके साथ में उसने मुझे मिलाया वो मेरा फ्रेंड था। अच्छा। हाँ, बचपन का दोस्त था। फिर जब हम आमने सामने आए तब मैंने बोला अरे तू, वो बोला तू, अरे तू भी, तेरा मेरा प्रॉब्लम सेम ही है। फिर हम दोनों साथ में रहने लग गए। साथ में रहते थे, बहुत सोचते थे कि अपने दोनों की प्रॉब्लम सेम है, किसको बताए क्या करे, इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन है क्या, हम प्रॉपरली पूरे लड़के बन सकते हैं क्या, या फिर लड़की बन सकते हैं क्या। ऐसा कुछ मालूम नहीं था। इसकी सर्जरी होती है क्या, क्या होता है, किन्नर समुदाय क्या होता है। तो ऐसे ही करते करते हम दोनों ऐसे ही गार्डन में घूमते थे। जब भी हमारा दिल बोलता था तब हम गार्डन में जाते थे, वहां पर लिपस्टिक वगैरह लगाते थे, कान में से छोटे छोटे मेरे बहनों के आयरिंग्स वगैरह चुरा कर लाते थे और हम गार्डन में पहनकर घूमते थे। तब एक वहां पर हमारे जैसा ही एक बंदा था, वो उसने हमको देख लिया। उसने बोला कि आप लोग ऐसे ऐसे है क्या, आप में ऐसी ऐसी तकलीफ है क्या, आपको ऐसी प्रॉब्लम है क्या। हमने बोला हाँ, लेकिन हमें नहीं समझ में आता है कि कहाँ जाए, किसको बताए, इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए। तो वो एक संस्था का मेंबर था, वो ट्रस्ट चलाता था। उसकी एक ट्रस्ट थी औरंगाबाद में, उड़ान नाम से। उसने बोला कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप दोनों ही ऐसे नहीं हैं, और उनको जब आप पैदा होते हो तब आपको गे कहा जाता है, और जब आपकी सर्जरी करके आप चेंज होते हो तब आपको ट्रांस वुमन कहा जाता है। फिर तब ये कंसेप्ट क्लियर हुई, तब मुझे पता चला। और पता चलने के बाद में ही मेरा खुद का एक्सेप्टेंस नहीं था। मैं सच में ऐसे ही क्या, फिर मैंने क्या करना चाहिए, सच में मैंने ऑपरेशन करना चाहिए क्या, मेरे फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, मेरा आगे का जो भी पढ़ाई था वो कंप्लीट होगा क्या इस वजह से, ऐसे बोलने के बाद में क्या होगा क्या नहीं, घर वाले मारेंगे, गालियां देंगे, घर से निकाल देंगे, क्या होगा। क्योंकि मेरे फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा था, मेरे घर में मुझे बड़ी 4 बहनें थी, 4 बहनों के बाद में एक लड़का हो, और वो लड़का ऐसा, फिर वो 4 बहनों के दिल पे क्या गुजरेगी, माँ बाप को क्या लगेगा। उन्होंने इतनी आस लगाकर बैठे थे कि लड़का हो, क्योंकि आजकल के जमाने में लड़के को बहुत वैल्यू देते हैं। लड़का बोले तो क्या है ना, वंश उनका आगे बढ़ाने वाला, वो चाहिए होता है हर किसी को। और उसके चक्कर में मैं की रिएक्शन क्या थे फिर? वही तो, फिर मैंने मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, मैं ऐसे ही रहने लग गई। फिर बाहर जब भी मुझे मौका मिलता था तब मैं लड़कियों के ड्रेस में घूमती थी, फिरती थी, लेकिन फैमिली में नहीं पता था। और ऐसे करते करते फिर मेरा लड़कियों के जैसा ज्यादा बर्ता होने लगा। फिर मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ दी। 10वीं के बाद में मैंने 11वीं का एडमिशन लेना तो वो लिया ही नहीं। मैं घर छोड़ के भाग गई, मैं मुंबई में जाकर रहने लगी। वहां पर एक ट्रस्ट था, गौरव ट्रस्ट बोल के, वो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया रखने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा तू पढ़ाई लिखाई कर, क्योंकि हिजड़ों में आएंगी तो तेरा कुछ सच्चा नहीं। मैंने बोला मुझे हिजड़ों में नहीं आना है, मुझे लड़की बनना है। वो बोले ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग लड़की बनने के लिए आते हैं लेकिन वो लड़की नहीं बनते, क्योंकि लड़की की कंसेप्ट अलग है और ट्रांस वुमन जो बोलते हैं उसकी कंसेप्ट अलग है। वो कभी नहीं बन सकते। हाँ, बस फीलिंग सेम हो सकती है लेकिन वो नहीं बन सकते। तो आपकी पढ़ाई लिखाई करो। मैंने बोला नहीं, मुझे पढ़ना नहीं लिखना नहीं, मुझे पहले लड़की बनना है, आप बोलो क्या करना होगा। तो फिर ऐसे कुछ किन्नर मेरे पहचान के हो गए। फिर वो बोले कि पैसा जमा करना पड़ेगा, उसकी सर्जरी होती है। फिर दाढ़ी मूछ आती थी थोड़ी थोड़ी, नहीं तो बोले ये दाढ़ी मूछ नहीं आनी चाहिए, इसलिए लेजर ट्रीटमेंट है। हाँ। फिर उन्होंने मुझे लेजर ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए। उन्होंने बताया कि अगर ये तुम ट्रीटमेंट करोगे तो आपको दाढ़ी मूछ नहीं आएगी। उसके बाद में ब्रेस्ट इम्प्लांट का ऑपरेशन था, वो बताया उन्होंने मुझे। और फिर वो करते 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 एक गुरु मिल गए। तो वो गुरु का ऐसा था, तुम मंगने के लिए जाओ, तुम लड़की बनो या हिजड़ा बनो, कुछ भी बनो, उससे हमें मतलब नहीं है। आप मंगने के लिए जाएंगे और हमारा रोज का इतना तुमको देना ही पड़ेगा।
300 रुपए 200 रुपए उनका एक अमाउंट था। लेकिन जिस दिन मेरा नहीं जाना होता था उस दिन मुझे गालियां सुननी पड़ती थी। वो बोलते थे कि लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पैसा आपको लाना ही पड़ेगा, और आप नहीं जाते तो आपका खुद का तो नुकसान होता है लेकिन हमारा भी होता है। तो क्या करना चाहिए, फिर मैं वो छोड़ दिया मैंने वो। फिर ऐसे पहचान बढ़ती गई। फिर मुंबई से पुणे गई, पुणे से दिल्ली गई। जो गाना है ना मुझको बिल्कुल सूट होता है। वैसे में घूमते रही 1 साल पूरा घूमे मैं, मुंबई, दिल्ली, उसके बाद में नांदेड़, महाराष्ट्र में तो पूरे जिले में जाकर आई मैं। जालना में गई, नांदेड़ में गई, नासिक में गई, नासिक से इगतपुरी तक ट्रेन लाइन में भी गई मैं। जो वहां के किन्नर समुदाय के लोग थे वो ट्रेन में भीख मांगते थे, और भीख मांगने का उनका तरीका बहुत ही अलग था। वो दारू पी के लोगों को मारते थे, जिसने अगर किसी ने पैसा नहीं दिया उनको गालियां भी देते थे। अच्छा। मारते भी थे, और कभी कभी ट्रेन में बहुत हाथापाई होती थी। उस वजह से मुझे बहुत डर लगता था कि ये क्या है, मैं कहाँ आकर फंस गई। और मुझे भी उनके जैसा करना पड़ता था, लेकिन मुझे अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं देखती थी ट्रेन में बहुत सारे लोग गरीब थे, उनके पास में कुछ खाने के लिए नहीं था। नासिक से कोई ट्रेन बिहार जाने वाली थी, तो उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने पानी की बोतल जो बिस्लेरी की रहती है ना उसमें चने डाल के भिगा के वो खा रहे, और मैं उनसे 10 रुपए ले रही हूँ। ये कहाँ तक ठीक है, ये मेरे दिल को मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने वो लाइन भी छोड़ दी। फिर वैसे घूमते घूमते मैं घर वापस आ गई। मेरे घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि ये कहाँ गया पता नहीं है, कोई बोलता है किन्नर ने लेकर गया, कुछ नहीं। फिर मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में गई, वहां पर बताया कि मैं मेरे दिल से गई थी और मुझे कोई लेकर नहीं गया था। मुझ में कुछ प्रॉब्लम्स है जो मुझे ही पता है, मेरे फैमिली में मुझे शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी। मुझे पता चला कि कहीं पर भी जाओ आपको गुरु शिष्य परंपरा मिलेगी। गुरु शिष्य परंपरा में आपको एक गुरु करना ही है किन्नर समुदाय में जाने के बाद में, और जो भी आप मांगोगे उसमें से कुछ हिस्सा उनको देना है। उसमें से कोई गुरु लोग अच्छे भी है, लेकिन कोई गुरु लोग बुरे भी है। और इतना में घूमने के बाद में मैंने ऐसे देखा कि कौन सा भी गुरु उसके शिष्य को, उसके चेले को श से शिक्षण ये ऐसा होता है, ये कहीं नहीं सिखाया गया। कहीं मतलब कोई सिखाता भी नहीं और बताता भी नहीं है। वहां पर जाने के बाद में ढोलक रहती है, वो ढोलक बजाने का, पैर में घुंघरू बांधने के, नाचने का, गाने का, भीख मांगने का, किसी के घर पे अगर बच्चा पैदा होता है तो वहां से बधाई लेने की, यही सिखाया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता है। और वो सब करने के बाद में भी मैं लड़की नहीं बन रही हूँ, तो क्या फायदा इतना सब स्ट्रगल करके। इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला जैसे है वैसे रहो, देखते हैं आगे चल के कुछ होता है। फिर मैं घर पे वापस आई, मेरे घर वालों की माफी मांग ली। मैंने 11वीं का एडमिशन किया, 11वीं 12वीं की। घर की थोड़ी सी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी बाद में, क्योंकि मेरे जो पापा थे वो दारू के चक्कर में बहुत फंस गए थे, बहुत दारू पीने लग गए थे। घर में कुछ पैसे नहीं देते थे, इस वजह से मेरी माँ को बाहर काम पे जाना पड़ता था लोगों के यहाँ पर। और बहनों में से 2 बहनों की शादी हुई थी, 2 बहनों की शादी बाकी थी। और अगर मेरा बाप इतना दारू पीता है, घर में कुछ पैसा नहीं देता है, तो ये बहनों की शादी कैसे होंगी, ये चिंता मुझे सताने लगी। फिर मेरा 11वीं हो गया, 12वीं हो गया, 12वीं में अच्छी से पास भी हो गई। फिर ऐसे करते करते घर की चिंताएं भी बहुत सताने लगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि 12वीं तो हो चुकी है, 12वीं की पैसे पे क्यों ना हम जॉब करें, भीख मांगने से अच्छा जॉब। फिर मेरा जो गेटअप था लड़कियों का, उस पर मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा था। अच्छा। फिर मेरा बॉब कट था, छोटे से बाल थे मेरे, वो सब काट दिए, डायरेक्ट मिलिट्री कट कर लिया मैंने। वो करके फिर नारेगांव रोड पे यहाँ पर एक आदित्य बिरला मिनेक्स आइडिया का कॉल सेंटर चल रहा था, वहां पर गई, वहां पर इंटरव्यू दिया। वहां पर इंटरव्यू में मैं पास हो गई, उन्होंने मुझे जॉब दिया। मैं अच्छे से जॉब मैं कॉल लेती थी, उससे क्या बोलते हैं, बीपीओ में, कॉल सेंटर में। तो एजेंट बोल के थी मैं वहां पर, कस्टमर्स के कॉल आते थे। फिर वहां पर मुझे ट्रेनिंग दिया गया, हिंदी में ओपनिंग कैसे देनी है, मराठी में ओपनिंग कैसे देनी है, इंग्लिश में ओपनिंग कैसे, हाँ। तो वो सब मैं सीख गई और फिर मैं काम करने लग गई, फिर से लड़का बन गई। और एक्सेप्टेंस मतलब क्या करूं मुझे ही नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूं, क्या करूं। बस हाँ, बस घर की भी, फैमिली की भी जिम्मेदारी, मतलब वो अपने आप, मतलब किसी ने मेरे पे कोई जिम्मेदारी थोपी नहीं थी, लेकिन मुझे अंदर से ही वो ऐसा लगता था कि आपके अपने थे तो उनके लिए आपका फर्ज बनता था। हाँ, तो ये मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आती थी कि नहीं, ये मेरी बहनें हैं, इनके लिए कुछ तो भी करना है। मैं ऐसे रहूंगी तो इनको कोई लड़का देगा क्या, इनकी शादी होगी क्या, अगर शादी भी हो गई तो वो जो उनके जो आदमी रहेंगे, उनके जो हस्बैंड रहेंगे, वो उनको अच्छे से रखेंगे क्या, उनको मेरी वजह से ताने तो नहीं देंगे, तेरा भाई हिजड़ा है, तेरा भाई ऐसा है। ये वजह से मैंने पूरा जो भी मेरी फीलिंग्स है वो पूरी मार दी
और मैं काम करने लग गई। फिर फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा कि आगे चल के कुछ अच्छा करेंगे। बीसीएस में मैंने एडमिशन लिया 12वीं होने के बाद में, और 12वीं के बेस पे जॉब भी कर रही थी। बीसीएस में अच्छी पढ़ाई करती थी। तब मेरे सब्जेक्ट थे माइक्रो प्रोसेसर 8086, सी लैंग्वेज, C++, जावा, वेब, ऐसे मेरे अलग अलग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब मेरे सब्जेक्ट थे। और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। अच्छे से प्रोग्राम हमें सिखाया जाता था सी लैंग्वेज के, माइक्रो प्रोसेसर कैसा चलाना है, माइक्रो प्रोसेसर 8086 क्या है, 8087 क्या है, सब मुझे याद था। और बहुत अच्छा चल रहा था मेरा। और मैं सोचती थी कि हाँ चलो भाई कोई बात नहीं है, चलो पैसा भी मिल रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, फैमिली भी अपने ही नजरों के सामने है, फैमिली का हाथ सर पे है। और फैमिली का हाथ सर पे होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं जब मैं घर छोड़ के गई थी ना, तब मुझे फैमिली के जैसा कहीं भी मुझे नहीं मिला। जो भी मिले ऐसे ही पैसों के लिए मांगने के लिए भेजते थे, बस वही देखी मैंने 1 साल। फिर मैं मेरी पढ़ाई करने लग गई, जॉब करने लग गई। जॉब करते करते फिर एक लड़का था, फिर उसकी तरफ मेरा अट्रैक्शन हुआ, और वो लड़के ने पूरे फ्लोर पे कर दिया कि ये गे है और ये मेरे पीछे लगा हुआ है। फिर मुझे पूरे लड़के लोग मुझे चिढ़ाने लग गए। फिर मेरा टीम लीडर जो था, टीम लीडर भी मुझे अलग ही नजर से देखता था। और बाथरूम में जाने का तो बहुत प्रॉब्लम होता था बाद में। पहले तो मैं लड़का थी इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बाद में मेरी आइडेंटिटी सबको मालूम होने के बाद में जब मैं बाथरूम में जाती थी, और जब मैं अकेली अगर खड़ी रहूंगी बाथरूम में, वॉशरूम के लिए जाऊंगी, तो पीछे से कोई ना कोई तो आएगा, पीछे से मुझे एकदम जोर से हक करेगा, पकड़ लेगा, सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं नहीं होने देती थी। और ये सब रोज 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 झेलना पड़ता था मुझे। कैफेटेरिया में मैं जब खाना खाने के लिए जाती थी लंच टाइम में, तब भी मेरे साथ में कोई खाना नहीं खाता था। जब मैं जाती थी फ्लोर पे तो बोलते थे नाचा आ गया, बाइले आ गया। तो बहुत अलग लग रहा था मुझे, और मुझे लगा कि ये जॉब मेरे लिए अच्छा नहीं है। फिर जॉब छोड़ दूं तो क्या करूं फिर, और फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी, पैसे के खर्चा कौन देगा, कॉलेज की पढ़ाई है, घर की बहनों की जिम्मेदारी है। मेरे पापा तो कुछ कमाते नहीं थे, जो भी कमाते थे पूरा दारू में वेस्ट कर देते थे। फिर क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर ऐसे ही जब अकेले लगता था, फिर मेरे को कोई समझ के नहीं लेता था, और फिर मैं किन्नरों में और जाती थी, वहां पर रोती थी। तो फिर मेरे को जब किन्नर लोग बोलते थे कि बेटा अब तुझे समझ में आया, इसलिए हम तुम्हें बोलते थे कि कमाओ, ये पैसा तुम्हें बहुत, कितना जीना चाहो दुनिया जीने नहीं देगी, तो वापस हमारे पास ही वापस वही जाना पड़ा मुझे। और फिर मैंने उनसे माफी मांग ली। बोले आप तू क्या कर, तेरे फैमिली पे एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं है, तू दिन में तेरा कॉलेज कर, तेरी पढ़ाई कर, रात में यहाँ पर आ हमारे घर पे, तू मेकअप कर, लड़कियों जैसा पूरा तैयार हो, रात में ट्रेन लाइन में जा, रात का जो भी आएगा तू तेरे लिए रख, आधा हमें दे, आधा तुझे रख। फिर मैं ऐसे करते गई। लेकिन फिर एक बहन की शादी हो चुकी। वो जिम्मेदारी मैंने देखी कि बहन की शादी क्या होती है, लड़के देखने के लिए आते तब क्या कमी अपने में होती है और वो कैसे पूरी करनी है, दहेज की डिमांड कैसी पूरी करनी है। और जिम्मेदारी लेने के लिए माँ तो लोगों के काम करती थी, माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए माँ को इतना नहीं समझता था। लेकिन मेरे पापा भी दारू में गए थे इसलिए उनको कोई रिश्तेदार कोई गिनते नहीं थे, पूछते नहीं थे। किसी फंक्शन में किसी शादी में हमको बुलाया नहीं जाता था। 4 लड़कियों के बाद में बेटा है, वो भी ऐसा है, हमें तो पूरा दिख के आता है, भले ही लड़के जैसा रहता है लेकिन वो भी ऐसा ही दिखता है। और बाप दारू में गया है, माँ लोगों के बर्तन घसती है, माँ लोगों के बर्तन मांजती है। ये सब ऐसे ताने सुनने को मिलते थे रिश्तेदारों में से। फिर मैंने सोच लिया कि रिश्तेदार कोई काम में नहीं आने वाला, अपना अपना करो। ट्रेन लाइन में जाती थी, कमाती थी। लेकिन फिर एक लाइफ में ऐसा मोड़ आया कि एक ऐसा गुरु था जो मेरे पीछे पड़ गया था। उसको लगा कि ये पढ़ी लिखी है और ये बहुत समझदार है और बाकी लोगों से ज्यादा पैसे मांगती है और ज्यादा कमाई है इसकी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी होने की वजह से मेरा जो बात करने का टोन था वो बाकी लोगों से अलग था। जी। मैं हाथ जोड़ के लोगों को बोलती थी प्लीज दीजिए मुझे, तो लोग खुश होकर मुझे पैसे देते। मैं कभी ताली नहीं बजाती थी, कभी गाली नहीं देती थी, कभी साड़ी मैंने ऊपर जिंदगी में कभी की नहीं बाकी के लोग जैसे, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक टाइम वो सफर काट चुकी थी 10वीं होने के बाद में। और मैंने लगता है पढ़ाई का असर ऐसे होता है। हाँ होता है। तो फिर लोग मुझे जहां पर 10 रुपए देने के तो वहां पर 100 रुपए भी देते थे। जब मैं मार्केट में जाती थी तो लोग मुझे 10 रुपए देते थे। दिवाली का टाइम ही रहता था, मैं बोलती थी भैया प्लीज 10 रुपए में कुछ नहीं होता है, प्लीज दे दो मुझे, 100 रुपए दे दो आप, आपकी तरफ से बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं बहुत सारा आपको आशीर्वाद दूंगी, मेरे दिल से आपके लिए बहुत सारी दुआएं निकलेंगी क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ।
तो बोलते थे क्या करती हो, मैं बोलती थी ऐसा ऐसा मैं पढ़ती भी हूँ, घर की जिम्मेदारी भी हो। तो मैं 10 रुपए की जगह पर मैं 500 रुपए लाती थी। कोई मुझे 1000 रुपए देता था, कोई मुझे साड़ी देता था, कोई मिठाई देता था, बहुत सारा मुझे लोगों ने दिया है। मैं ये नहीं बोलती कि समाज खराब है, समाज समझ भी लेता है, लेकिन कब जब आप उनके बीच में जाओगे और आपकी जब असलियत उनको बताओगे तब आपको समाज भी एक्सेप्टेंस करेगा। तो समाज ने मुझे कई तरीके से एक्सेप्ट भी किया था और ऐसा आता था, लेकिन वो गुरु की नजर मेरे पे थी। उसको लगता कि मैं उसकी शिष्य बनूंगी तो मेरी जो भी कमाई रहेगी वो उसके मिलेगी। और जो मेरी फिलहाल की जो गुरु थी वो बहुत अच्छी थी, समझदार थी, नेचर बहुत अच्छा था। वो बीए फाइनल हो चुकी थी। हाँ, तो उसको भी पढ़ाई का महत्व पता था और उसने भी उसकी लाइफ में जो भी मैं भुगत रही थी वो रास्ते से वो भी निकल चुकी थी। तो और उसको मतलब गालियां देना, वायलेंस, ये वो सब पसंद नहीं था। तो ये जो थी ये दूसरी लड़ाई झगड़ा, क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसका बहुत सारा। उसने मुझे बोली कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे मेरा चेला बनाती हूँ। और मैंने बोली कि नहीं, मुझे आप पसंद नहीं हो, क्योंकि आपकी तरफ पढ़ाई वगैरह कुछ ये माहौल नहीं है। आपकी तरफ पूरा भीख ही मांगना है। इधर मुझे भीख तो मांगना है, लेकिन मुझे समझ के लेते हैं, मुझे सब मिलता है इधर जैसे मुझे चाहिए वैसा। तो वो बोली अगर तू मेरे पास में नहीं आएंगी तो मैं तुझे मारूंगी। तू जहां दिखेगी वहां मैं तेरे बालों का विग निकालूंगी, नंगा करूंगी और लोगों के सामने बोलूंगी कि ये डुप्लीकेट किन्नर है, क्योंकि मेरी सर्जरी वगैरह कुछ हुई नहीं थी। तो मैं डर गई, फिर क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया और एक टाइम ऐसा है कि उसने मुझे पकड़ लिया और 3 दिन तक एक बंद कमरे में मुझे किडनैप करके रखा और मैं 3 दिन तक रही। उसने मुझे बहुत मारा पीटा, सिगरेट से मुझे मेरे इस पे जलाया, मुझे बॉडी पे चटके दिए अलग अलग, हाथों पे पैरों पे। मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैंने बोला कि मैं मर भी जाऊं लेकिन मैं आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आप में माँ वाली फीलिंग ही नहीं है, वो मुझे चाहिए। फिर ऐसे करते करते मैंने वही बैठे बैठे फिर मेरे फोन पे से फोन किया मेरे जो गुरु थे उनको, मेरे जो फ्रेंड्स थी उनको। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब फैमिली में हमें बताना चाहिए कि अब ये सर से ऊपर हो गया, क्योंकि अब मैं मरूंगी या जीऊंगी या क्या होगा मुझे नहीं पता था। और तब मैंने मेरे बड़ी बहन को बहुत हिम्मत करके फोन किया कि मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हूँ और मैं फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो फैमिली से हेल्प आई? तो फैमिली से मेरी बहन आई और मेरा भांजा आया। वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे लेकिन उनको लोकेशन नहीं मिल रहा था। फिर उनको पता चला कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे लोगों को फोन किया है, तो उन्होंने तुरंत वहां के लोकल गुंडे वगैरह बुलाए। फिर मेरे कम्युनिटी के मेरे जो गुरु थे जो मुझे समझ के लेने वाले थे वो आए, वो 15-20 लोग आए। फिर इन्होंने 50 से 60 तक ऐसे लड़के लाए गुंडे लोग और उन्होंने बहुत मारा मुझे। मेरे साथ में जो मुझे बचाने के लिए आए तो उनको भी बहुत मारा और उस चक्कर में बहुत बड़ा पत्थर लेकर मेरे सिर में डाल दिया। मेरा सिर फूट गया, मैं पूरी खून से लथपथ थी, पूरी भरी हुई थी। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया कि पुलिस वाले जो भी होंगे वो यहाँ पर आओ। कोई आया नहीं, वो बोले कि ये सिटी का है, ग्रामीण का नंबर अलग है। फिर ग्रामीण वालों को फोन किया, फिर ग्रामीण की पुलिस आई। फिर वो अंदर से दरवाजा मैंने बंद कर लिया। मेरे जो लोग मुझे बचाने के लिए आए तो कैसे तो भी करके उनको अंदर लिया और मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। फिर वो बोले थी खोलो खोलो, मैं खोलूंगी नहीं जब तक मुझे यहाँ पर पुलिस वाले दिखते नहीं है, खाकी वर्दी में कोई मुझे दिखता नहीं तब तक मैं दरवाजा खोलूंगी नहीं। फिर सही में पुलिस वाले आए, फिर मैंने खिड़की से देखी, फिर मैंने दरवाजा खोली और मैं बहुत सारा ऐसा खून मेरा बह रहा था। कुछ इलाज नहीं, 1 घंटे से पूरा सिर फुटा हुआ था, हाथ पे मार था, आंख के ऊपर मार था, सिर फुटा हुआ। फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने बयान लिया क्या हुआ क्या नहीं, पंचनामा किया। फिर बोले चलो हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। फिर हॉस्पिटल में जाते टाइम मेरे जैसे और 4 लोगों के सिर फूटे हुए थे। तो हॉस्पिटल में लेकर गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद में वहां का जो डॉक्टर था जो इलाज कर रहा था, वो स्टिच लगाते हैं सिर फटने के बाद में, एक ही सुई सबको यूज कर रहा था वो। तब मैंने बोली कि एक ही सुई आप सब लोगों को क्यों यूज कर रहे हो, चेंज करो उसको, किसको क्या बीमारी क्या पता। नहीं बोले वो, नहीं यही चलेगा यहाँ पर। फिर मैं समझ में यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर अंदर मेरे को डॉक्टर के पास में लेकर गए। डॉक्टर बोले कि क्या प्रॉब्लम है आपको। मैंने बोली ये गलत है, मैंने संस्था में काम कर चुकी हूँ, मुझे मालूम है ये गलत है। एक सुई अगर दूसरों को यूज करते हो
तो उसमें क्या है, वो वायरल इन्फेक्शन मुझे भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। तो बोले आप पढ़ी लिखी हो? मैंने बोली हाँ पढ़ती भी हूँ मैं, मेरा ऐसा ऐसा चल रहा है। तो बोले ये ऐसा क्या हुआ है आपके साथ में? मैंने बोली यहाँ पर हमारे बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं और मुझे पुलिस कंप्लेंट करना था, पुलिस वाले आए वाले हैं। तो बोले नहीं, पुलिस वालों ने नहीं भेजा आपको, ऐसे ही लाया गया। मैंने बोली सच में? तो बोले हाँ। फिर मैं और पुलिस वालों के पास में गई, मैंने बोले आपने हमारी कंप्लेंट वगैरह नहीं ली? बोले नहीं, बोले आपका आपसी विवाद है, बोले ये मिटा दो यहीं पर। बोले नहीं, जिसने ये गुनाह किया उसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो पुलिस डिपार्टमेंट, वो सामने वाले ने पूरा पैसे देकर मैनेज किया था, कोई पुलिस वाला कुछ आवाज नहीं उठा रहा था, कुछ नहीं। फिर मैंने मेरे सिर का इलाज भी नहीं किया, वैसे ही एक रुमाल बांध के, दुपट्टा बांध के वैसे मैं औरंगाबाद में आई, रहने लगी। फिर बहन को मालूम पड़ा, फिर बहन रो रही थी, फिर मैंने मेरे चाचों को फोन किया, सब आए। फिर उन्होंने देखा क्या कंडीशन है, बोले अरे तू ऐसा था तो हमको बोलना था, हम लोग तो तुझे मदद करते थे, हम लोग तुझे एक्सेप्ट करते थे, नहीं जाना था तूने ये लोगों में, ऐसा वैसा। फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो मेरी फैमिली में मुझे एक्सेप्ट हो सकता है। तब मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, इतना बड़ा सब सहन करने के बाद में, जैसे हो वैसे। फिर मेरे जो भी 4 बहनें थी सबको मैंने बुलाया एक जगह पर। सैंडी नाम की मेरे एक दोस्त है, वो, मैं, और तब एक मेरा बॉयफ्रेंड भी था जो मुझे समझ के लेता था, वो भी था। हम तीनों ने मिलकर मेरे बहनों को सब बता दिया, मेरे चाचा को भी बता दिया मेरे में कब क्या क्या बदलाव आए, उस वजह से मुझे ऐसा ये सब कुछ करना पड़ा। फिर थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगा कि फैमिली का सपोर्ट एक अलग ही होता है। मिल गया था। हाँ मिल गया। फिर मेरे मामा थे, वो दूर से रिश्ते में, वो वकील है, वो बोले कि तू तेरे साथ में ये जो भी हुआ है इसके वजह से अपन आवाज उठा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ठीक है करते हैं। फिर मैं जब पुलिस कंप्लेंट वो करने की लग गई तो मेरे जो गुरु थे बोले पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं करनी है, अपनी कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है, अपनी कम्युनिटी के लोग कभी पुलिस स्टेशन में नहीं जाते हैं, अपनी एक जमात होती है, पंचायत होती है, उसमें हम जाएंगे, वहां पर ये बात बताएंगे, वहां पर बड़े लोग रहते हैं, वो वहां पर न्याय देते हैं। तो मैंने चलो वहां पर जाने के बाद में तो ऐसा हुआ, बोले कि गलती तो दोनों की है बोले, और तू ना इसके पास में जाती तो ये होता था ना ये होता था, उन्होंने अलग ही बोल दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसको 51,000 रुपए का दंड लगा दिया और मुझे भी 51,000 रुपए का दंड लगा दिया। अब 51,000 रुपए कहाँ से देने को उनको? एक तो मैं इतनी सब भुगत चुकी हूँ और उन्होंने कुछ सही तरीके से न्याय नहीं किया और वो मेरे दिल में ही था। और फिर मैं आगे बढ़ते गई, मैंने सोच लिया कि ये जो भी है, ये जो मुझे जीने नहीं दे रहा है, ये सही में और किसी को भी ऐसी तकलीफ दे रहा है क्या? तो वो सही था और लोगों को भी ऐसी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे डर के मारे। फिर मैंने बोला कि अभी जो भी है, जैसे भी है, खुद को एक्सेप्ट करो। फैमिली में अपने को हाँ मिले या ना मिले, बस अपने को लड़ना है, जीना है। अपने जैसे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को पढ़ना है, लिखना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है उनका। फिर ऐसे करते करते मैं एक संस्था में जुड़ गई और मेरा काम चलने लग गया। और काम करते करते खुद का एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गया। और मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मेरी आइडेंटिटी अब मैं छुपाती नहीं हूँ। फैमिली हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो या हमारा ग्रुप हो, कहीं पर भी हो, प्राउडली एक्सेप्ट। हाँ प्राउडली मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, ठीक हूँ। आपकी लाइफ के लिए मैं मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। और अगर मैं मेरी जिंदगी खराब करती हूँ तो मेरे जैसे लोग बहुत सारे फंसे हुए, फिर उनको कौन बचाएगा? उनको सही तरीके का रास्ता कौन दिखाएगा? एजुकेशन क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है अपनी लाइफ में, वो किस तरीके से हम मतलब करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो भी लड़की बनने के लिए आते हैं वो किन्नर कैसे बन जाते हैं, हाँ, भले ही किन्नर भी बन जाए लेकिन वो उनकी जो अच्छा लगता है वो जीते हैं, ये मैंने देखा। और वो जीते जी उनको कुछ तकलीफ ना आए, परेशानी ना आए। फिर ऐसा मैंने ग्रुप बनाया, एक हमारा क्राइसिस कमेटी बोल के एक ग्रुप बनाया हमने, आपस में ही जो पढ़े लिखे लोग थे हम एक जगह पर आए कि वही कम्युनिटी में ऐसा भी होता है, किन्नर समुदाय में ऐसा भी होता है। कोई लोग गुरु लोग पैसों के पीछे ही रहते हैं, कोई लोग समझ के भी लेते हैं। जहां पर समझ के लेते हैं वहां की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, लेकिन जहां पर समझ के नहीं लेते वहां की जिंदगी बहुत मतलब इतनी हार्ड हो जाती है ना कि वहां पर मैं सच में इंसान हूँ क्या, ये सवाल खड़ा हो जाता है। कम्युनिटी कौन सी भी हो लेकिन अच्छी बुरी चीजें हर जगह होती है। हर जगह पर होती है। तो आप समाज को क्या कहना चाहोगी? काय सांगणार तुम्ही समाजाला? काय तुम्हाला एक्सपेक्ट आहे?
मला समाजाला एवढं सांगायचं आहे, जो जसा आहे तसा आहे, त्याला स्वीकार करून घ्यावं. त्याला म्हणजे त्याला रस्त्यावर चालताना त्याला समाजाने हे म्हणलं नाही पाहिजे की हे आपल्यामधलं नाही, याला घाण आहे, या गावातून काढून टाका, असं नाही म्हणलं पाहिजे. जो सगळेजण आईच्याच पोटातून जन्म घेतात, मग तुम्ही जेव्हा त्या छक्क्याला घराच्या बाहेर काढता, गावाच्या बाहेर काढता, त्या व्यक्तीवर अजून परिणाम होतात की बाबा नाही, हे समाज आपला नाही. मग तो लढावा लागते समाजासाठी. समाजानं जर समजून घेतलं किन्नराला की हे आपल्यामधलेच आहेत, यांना आपल्यासोबतच शिकायचं आहे, संघर्ष करायचा आहे, सोबत चालवायचं आहे, त्यांना आपल्यासोबत कुठं कार्यक्रमाच्या सोबत घ्यायचं आहे. लेडीज मला असं सांगायचं की जिथं हळद कुंकू असते, कोणती पूजा असते, नवरात्र असते, तिथं बोलवायचं. ते बी एक मधामध्ये हे असते. लेडीज कुठं दचकतात बितात, नाही ही कोण आहे, कसं काय आली आपल्या, तर असं वाटते. जेव्हा मी कुठं बाहेर गेले असते तर मी साडीवर छान दिसते, तो लेडीजचा पर्याय असा दिसण्याचा खूप असते. वरून खालून बघतात की ही अशी साडी घातली आणि कानातले घातले, कुठून आणले असतील, काय आणले असतील, ते बोलायला म्हणजे कुठं हे करतात, बोलू की नको, आपल्याला काही शिवाय देतील का, असं वाटते. समाजाला मला एवढं सांगायचं आहे की कसा बी असो, तुमच्या घरचा असो, तुमच्या नातातला असो, की तुम्ही त्यांना घरात घ्या, त्याची आवड, त्याची म्हणजे त्याच्या अंगात काय कला आहे, त्याला शिक्षण पुढे चालवायचं आहे का, त्याचा किंवा त्याला अजून पुढे काही करायचंच आहे की तुला त्या समुदायामध्येच राहायचं आहे, की त्याच्यावरती काही करायचं आहे, हे गरजेचं आहे. एक्झॅक्टली. आप क्या कहोगे समाज को? मी तेच बोलेल की जो जसा है तसा त्याला एक्सेप्ट करा, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो. क्योंकि देखो जेंडर कौन सा भी हो, वो पहले आपका बच्चा है, और जब तक आप आपके बच्चे को खुद स्वीकार नहीं करोगे तब तक ये रोड पर भीख मांगने वाले किन्नर आपको दिखेंगे नहीं. जब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपको ये लोग दिखेंगे ही. क्योंकि माँ बाप, भाई बहन, ये बहुत अहम होते हैं जिंदगी में जीने के लिए. ये जब टूट जाते हैं तो जिंदगी तहस महस हो जाती है. जब मुझे मेरे फैमिली वाले ही नहीं समझ लेते हैं तब मुझे और क्या समझ के लेंगे, ये होता है. और जिस टाइम इस दुनिया में पूछा जाएगा सवाल कि आपको कितने बच्चे हैं, वो टाइम माँ बाप की मुंह में से ऐसा निकलना चाहिए कि एक लड़की है और एक ट्रांस वुमन. बिल्कुल सही. एक लड़का और एक ट्रांसमैन, तब ये जिंदगी सक्सेस. लेकिन ये होना बहुत मुश्किल है. जरूर होगा, बस थोड़ा होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन जरूर होगा. कुछ फैमिली में थोड़ा थोड़ा अभी एक्सेप्टेंस मिल रहा है. बहुत सारे लोग अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे हैं. आज के लाइफ में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट है, कोई वकील है, कोई लेखिका है, कोई कवियत्री है, कोई सोशल फील्ड में भी बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेसर भी है. बहुत सारे लोगों ने मराठी, अभी एक हमारी ट्रांस कम्युनिटी से एक शमीबा बोल के है जलगांव से, उन्होंने मराठी सब्जेक्ट में पीएचडी भी की है. और उसके बाद में एक रिशाली नाम की है, मुंबई में एक कोरोना इंडिया नाम की संस्था है, वहां पर वो जॉब करती है. साथ में ही उसने भी पीएचडी की है, एमबीए किया है उसने, अच्छा भी पढ़ रहे. अभी ऐसे ही मैं जो भी काम कर रही हूँ, ये काम करते करते मैं मेरे तक सीमित नहीं हूँ. मेरे जैसे लोगों को तो मैं मदद हेल्प करती ही हूँ. वैसे ही मेरे पास में जो भी मेरे चेले बन के आते हैं, जो शिष्य बन के आते हैं, मैं उनको शिष्य या चेला बोल के नहीं, उनको मेरे बच्चे बोल के देखती हूँ. और मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा रोड पे भीख ना मांगे, क्योंकि हर कोई माँ बाप अपना बच्चा रोड पर भीख ना मांगे यही सोच के चलता है. वैसे मैं भी सोचती हूँ. तो इस वजह से देखती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे आगे जाए, कुछ तो भी करे. तो ऐसे ही एक अर्पिता बोल के है, वो अभी लॉ कर रही है, उसका अभी 2nd ईयर का चल रहा है. अभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज में उसका एडमिशन है. साथ में ही समाज कल्याण के अंतर्गत जो लड़कियों का गर्ल्स हॉस्टल चलता है, वहां पर वो जॉब भी कर रही है. अब ये जो श्रीदेव अपने साथ में बैठी है, इसने केयर टेकर का कोर्स भी किया है. 2 महीने का उसका वो कंप्लीट हो चुका है. लेकिन उसको अभी यहाँ पर जॉब नहीं मिली है. उसको जॉब मिल रही है पूना में. तो मेरा कहना ये कि पूना में क्यों मिल रही है, यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी कब बदलेगी. यहाँ पर उसने कोर्स किया तो यहीं पर उसको जॉब भी मिलना चाहिए. ये मुझे लगता है. और ये ऐसा मैं समाज को बोलूंगी कि आप में से ही हम आते हैं, हम कहीं आसमान से नहीं आते हैं, और आप ही लोग हमको तोड़कर फेंकते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है. जब हमारे किन्नर लोग रोड पर ताली बजाते हैं, गाली देते हैं, तो वो क्यों देते हैं गालियां, वो तालियां क्यों बजाते हैं.
जब आप उनको पैसे नहीं देते हो, उनको देखकर आपकी कार की जो कांच विंडो रहती है, है। विंडो है, वो बंद कर लेते हो, तो वो टाइम उनके दिल पर क्या बीतती है। क्यों? उनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है घर वालों की, फैमिली वाले को, लेकिन वो उसको लात मार के आते हैं। क्यों? क्योंकि खुद की आइडेंटिटी के लिए। मेरे घर में मेरा खुद का घर था, सब था, मैं छोड़ के आई। क्यों? क्योंकि मेरा दिल जैसा को बोलता है, ढूंढने खुद जा का रही थी एक्सेप्टेंस। इसलिए तो इसलिए समाज ने भी जो है ना, हमें जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें हमारे जैसे लोगों को जॉब देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि सोशल बनना ये कहाँ से होता है? स्कूल से ही होता है। और स्कूल में ही हमारे साथ में क्या होता है, ये भी थोड़ा सोचना मुझे लगता है चाहिए। इस बारे में अवेयरनेस नहीं होना चाहिए। स्कूल एजुकेशन में इसका कुछ तो भी टॉपिक होना चाहिए। जैसे बोला जाता है कि लड़की का जन्म कैसा होता है, लड़के का जन्म कैसा होता है, तो ये साइंस में के बारे में पढ़ाना चाहिए, सिखाया जाता है। एक्स एक्स वाई वाई क्या होता है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए बड़े लोगों ने, जो भी अभी काम करते हैं अच्छी लेवल पे, साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने कि ये क्यों पैदा होते हैं, किस वजह से होता है, इसका एजुकेशन में क्या महत्व होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन, इसकी एडवोकेसी अच्छी लेवल पे होनी चाहिए स्कूल में। क्योंकि स्कूल में भी बहुत सारा सेक्सुअल और मेंटली हरासमेंट होता है, उस वजह से भी पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता है। जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते टाइम लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता है, और तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़की हूँ और मुझे लड़कियों में बैठना देना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। और जबरदस्ती करके लड़कों में बिठाया जाता है। फिर लड़कों में लड़कियों वाली हरकत की वजह से लड़के क्या करते हैं, इस पे भी सोचना चाहिए। और वो टाइम पे सवाल खड़ा यह होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पढ़ाई से ज्यादा अहम वो मुद्दा लगता है, वो सवाल लगता है कि मैं लड़की होने के बावजूद भी मुझे ऐसा क्यों किया। वो लड़कों में की लड़की स्कूल के टीचरों ने पहचान लेनी चाहिए, या फिर लड़की में से कोई लड़का है तो उसको भी पहचान लेना चाहिए। ये कब होगा? जब इसकी अच्छी तरीके से एडवोकेसी होगी। स्कूल के टीचर को जेंडर यानी क्या, सेक्स यानी क्या, ये आज भी पता नहीं है। और वो सारी बातों से मुझे एक कंक्लूजन ऐसे लग रहा है कि शायद स्कूल से ही इसकी शुरुआत हो, क्योंकि वहां से बच्चे सोशल बन के निकलते हैं ना। सोशल बनना, से वो गलत पढ़ेंगे तो आगे सब गलत ही होगा। वहां उनको वैसा माहौल रहेंगी, वैसी सिचुएशन रहेंगी, वैसी कंडीशन रहेंगी, तो वो बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहेंगे, और उनके लिए ये सवालों से ज्यादा अच्छी पढ़ाई लगेंगी। महत्वपूर्ण पढ़ाई लगेंगी। महत्वपूर्ण पढ़ाई लगती ही नहीं है ना, इस वजह से तो फिर पढ़ाई लिखाई छूट जाती है, उसमें दिल नहीं लगता है, और इस वजह से फिर बहुत सारे लोग अनपढ़ रह जाते हैं। और फिर अनपढ़ होने की वजह से उनके पास में ऑप्शन कुछ नहीं रहता है, क्योंकि एक तो समाज उनको ठुकराता है, माँ बाप एक्सेप्ट करते नहीं है, पढ़ने लिखने के लिए जाओ तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है, ये हो जाता है। फिर करेंगे क्या? फिर किन्नर समुदाय में आने के बाद में ढोलक बजाओ, नाचो, गाओ, सिग्नल पे खड़े रहो, बाजार में जाओ, मार्केट में जाओ, बधाई लो, यही होता है। इसके सिवा क्या है? फिर ये सब प्रॉब्लम्स होती है। फिर मैं ये बोलती हूँ समाज को कि ये मत होने दो, इसके लिए आवाज उठाओ। आपके फैमिली में भी कोई लड़का लड़कियों के जैसे बर्ताव करता है तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास में लेकर जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास में लेकर जाओ। उसका दिल जैसा बोलता है वैसे रहने दो। कपड़ा मायने नहीं करता है, आपका बच्चा है वो। आप कपड़े को मत देखो, आप उसके दिल को देखो। आप जब ये सब सोचेंगे करेंगे तो कोई भी बच्चा किन्नर बोल के रोड पे या हिजड़ा बन के रोड पे भीख नहीं मांगेगा, वो ट्रांस वुमन बोल के एजुकेशन लेकर अच्छा काम करेगा। जी जी बिल्कुल, ये मैं बोलना चाहूंगी। इसके साथ साथ में देखो, समाज में हम जब रहते हैं, समाज में बहुत सारी जरूरतें होती है बहुत सारे लोगों की, वैसे हमारी भी बहुत सारी जरूरतें हैं। ये एजुकेशन का तो एक मुद्दा हो गया। उसके बाद में जब कभी हमारी तबीयत खराब होती है, कभी हमारा रोड पे कभी एक्सीडेंट होता है, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद में हमको एडमिट कहाँ किया जाए, औरतों के वार्ड में या आदमियों के वार्ड में, ये एक सवाल खड़ा होता है। उस वजह से हर हॉस्पिटल में अच्छे लेवल पे एडवोकेसी होनी चाहिए। अगर एडवोकेसी होगी तो वैसे डॉक्टर हमें मिलेंगे, है ना, जल्दी से हमारा इलाज होगा। वो वहां पर सवाल में पड़ जाते हैं कि इसका इलाज करेगा कौन, लेडीज डॉक्टर करेगी या जेंट्स डॉक्टर करेगा। ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू है। हाँ, तो ये भी है। उसके बाद में
चलो ठीक है, ये तो हो ही जाएगा, इलाज कहीं ना कहीं तो भी हो ही जाएगा, कोई तो अच्छा डॉक्टर मिल ही जाता है। लेकिन जब हमारी कम्युनिटी के लोग, हिजड़ा समुदाय के लोग जब रोड पे भीख मांगते टाइम अच्छे बुरे सब लोग मिलते हैं, लेकिन कभी कभी लोकल गुंडे होते हैं, वो हमारी पर्स छीन के भागते हैं, मोबाइल छीन के भागते हैं, हाथ में के पैसे छीन के भागते हैं, गले में का मंगलसूत्र छीन के भागते हैं, कभी कभी हमको जबरदस्ती गालियां देते हैं, कभी हम अकेले जाते हैं कहीं आधे रास्ते में हमको पकड़ के हमारे ऊपर रेप करने की कोशिश भी करते हैं। बहुत सारे लोगों पे रेप भी हो चुका है। वो टाइम पे हम पुलिस के पास में जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, एफआईआर करने के लिए, तब हमारी कंप्लेंट नहीं ली जाती है। हम जब बोलते कि मुझ पर रेप हुआ है तो पूछते तेरे ऊपर रेप कहाँ से हुआ है, आगे से हुआ है या पीछे से हुआ है। ये ऐसे गलत सवाल पूछे जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों की भी अच्छी तरीके से एडवोकेसी होनी चाहिए, है ना। और इसलिए एडवोकेसी होनी चाहिए कि हम भी एक इंसान हैं, हम भी जीते हैं, हमारा भी वोट हम देते हैं, हम भी भारत देश के नागरिक है। संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है, वो अधिकार हमें भी है। ये सब होना चाहिए। और आज पुलिस भर्ती के लिए भी बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं महाराष्ट्र में से। तो गए साल में कुछ 72 लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था पुलिस भर्ती के लिए, लेकिन उसमें से कोई लोग मतलब कोई भी पास नहीं हुआ। तो मेरा यह कहना है कि वो पास क्यों नहीं हुए, उसकी वजह क्या थी, वो डॉक्यूमेंटली स्ट्रांग थे क्या या नहीं थे, उनकी एग्जामिनेशन कैसे ली गई, ये भी थोड़ा सोचना चाहिए था, क्योंकि इसके लिए थोड़ा एक आंदोलन भी हो चुका है मुंबई में मंत्रालय की जगह पर। कम्युनिटी का कहना यह था कि हमारी जो भी एग्जामिनेशन ली है वो फीमेल की कैटेगरी में ली है और रिजल्ट मेल की कैटेगरी में लगाया गया, इस वजह से कोई पास नहीं हुआ है। इसकी वजह से कुछ पिटीशन फाइल भी दाखिल की है। ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रांस लोगों की पुलिस में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनको समझ सकते। हाँ, क्योंकि महिलाओं के लिए जैसे महिला कांस्टेबल होती है, पुरुषों के लिए पुरुष की जेल होती है। ये हमारी अगर ट्रांस कम्युनिटी में से भी कोई पुलिस रहेगा तो वो अच्छी तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन सच में गुनाहगार है और कौन नहीं है ना। और पुलिस में कोई अगर हमारे में से कोई गुनहगार बन भी जाता है और वो उसकी सजा काटने के लिए जाता है, तब एक सवाल खड़ा होता है कि इसको लड़कियों की, औरतों के जेल में डाला जाए या पुरुषों के। अगर पुरुषों के जेल में डाला जाए तो पुरुष उनके साथ में लैंगिक अत्याचार करते हैं, महिलाओं के जेल में डाला जाए तो महिलाएं लिंग भेद भाव करती है, उस वजह से भी उनको वहां पर और तकलीफ भुगतनी पड़ती है। इसलिए ट्रांस पुलिस होना बहुत जरूरी है। और एक बात बोलना चाहूंगी मैं, जैसे कि अभी अपने शहर में दामिनी पथक है महिलाओं के लिए, महिलाओं की हेल्प के लिए, वैसे एक ट्रांस लोगों के लिए कुछ एक पथक होना चाहिए। क्योंकि हर सिग्नल पे जब वो भीख मांगते हैं, भीख मांगने के टाइम पे हर जगह पर ट्रांस कम्युनिटी को ही गलत ठहराया जाता है। ट्रांस कम्युनिटी कभी गलत नहीं होती है, बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। कुछ लोगों की वजह से सभी को जज नहीं वो कर सकते। हाँ, तो फिर वैसे भी होना चाहिए। और जैसे भी ये दामिनी पथक है, बहुत सारी संस्थाएं काम करती है छोटे बच्चों के लिए, चाइल्ड हेल्पलाइन वगैरह, वैसे भी हमारी एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, वैसे एक ग्रुप होना चाहिए। दामिनी पथक के कोई अधिकारी है, महिला पुलिस है, वो अलग अलग स्कूल में जाकर लड़कियों के लिए सेफ्टी करने का प्रोग्राम लेती है कि अगर कोई लड़का उनको छेड़ता है या एक तरफा प्यार की वजह से उनको तकलीफ होती है और वो उनकी फैमिली में वो बात बता नहीं पाती है, उनको लगता है कि मैं अगर मेरे फैमिली में ये बातें बताऊंगी तो मेरी फैमिली वाले मुझे स्कूल में जाना बंद कर देंगे, है ना। तो ये वजह से बहुत सारी लड़कियां वो तकलीफ सहन भी करती है। तो उनके लिए ऐसा ग्रुप है, ये सब एडवोकेसी है, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है। तब दामिनी पथक की अधिकारी जाकर वहां पर उनका नंबर देती है, उनके हर बच्चियों की नोटबुक के नंबर देती है कि ये नंबर लिख लो, आपकी जो भी बातें हम अंदर गुपित रखेंगे, इसको पब्लिक के लिए शेयर नहीं करेंगे, आपकी फैमिली तक भी नहीं जाने देंगे और आपका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बहुत सारी लड़कियां होती है, उनके साथ में उनके टीचर
वो ही लैंगिक अत्याचार करते हैं। हाँ। तो वो बता नहीं पाती, उनको लगता है अगर मैं बोलूंगी तो मुझे पढ़ाई में मार्क्स कम देंगे क्या, मुझे फेल कर देंगे क्या, डर के मारे बताती नहीं है। तो इसके लिए सब इतना बारकाई से बारीक सोचा जाता है। वैसे हमारे लिए भी सोचा जाए, क्योंकि जब हमारे बच्चे, मेरे जैसे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तब इनके साथ में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। बहुत सारे टीचर लोग उनके साथ में लैंगिक अत्याचार भी करते हैं। बहुत सारे उनके साथी आजू बाजू वाले बच्चे वो भी उनके साथ में लैंगिक अत्याचार करते हैं, गालियां देते हैं, गंदा गंदा ट्रीट करते हैं, छक्का बाइलिया गुड नाचा ऐसा बोल बोल के उनको बहुत तकलीफ उनको सहन करनी पड़ती। तो इनके लिए भी कोई एडवोकेसी प्रोग्राम होने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए। ये भी है। उसके बाद में मैं मतलब बातें कम नहीं होगी, और बहुत सारे समाज के लिए। समाज में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका लिंग देखकर ठहराया जाता है कि ये लड़का है या लड़की। हाँ। है ना। तो ये नहीं करना चाहिए। चलो आप कुछ हद तक लिंग देखकर ट्रीट करो उसको, लेकिन जब वो उसकी आइडेंटिटी आपको बताता है तो वो एक्सेप्ट करके उसका वो लिंग आप तब ठहराइए। इन चीजों को काफी वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, हो जाएगी। हाँ। इन फ्यूचर। और जब एक लड़का पैदा होता है तो उसको लड़का कहा जाता है। हाँ। लेकिन आगे चल के वो कुछ अलग निकलता है। लड़की देखकर जज नहीं कर सकते कि ये क्या है बोल के, लड़की है क्या। आगे चल के वो लेस्बियन, और लेस्बियन से आगे चल के वो ट्रांस मैन भी बन सकती है, बोल नहीं सकते। वैसे ही कोई बच्चे पैदा होते हैं इंटरसेक्स। ये तो हो गया, इनको एक लड़का बोल के संभाला जाएगा, आगे चल के देखा जाएगा, या जो भी होगा वो समझ में नहीं आता है ना ये बच्चों का कि ये क्या है आगे चल के। लेकिन कोई बच्चे पैदा होते ही समझ में आते हैं। तो उन बच्चों का क्या है, वैसे बच्चे कहाँ जाते हैं, है ना। इंटरसेक्सुअल बच्चे जब पैदा होते हैं उनका लिंग कैसा होता है, वहां पर क्या होता है, ये तभी समझ में आता है। कभी कभी वहां पर अंडकोश होता है, योनि भी होती है, कभी लिंग भी होता है और लिंग साथ में योनि भी होती है। तब वो बच्चे समझ में आते हैं कि ये कुछ तो भी अलग है, डिफरेंट है। तब उनके माँ बाप का रिएक्शन क्या होता है। माँ बाप वो बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो बच्चों को मार दिया जाता है। इसका भी कुछ तो भी होना चाहिए। वो जैसे हम बोलते हैं कि स्त्री भ्रूण हत्या, तो ये भी एक भ्रूण हत्या होती है हमारे लोगों की। ये कहीं पर भी सोचा नहीं जाता है, कहीं पर भी देखा नहीं जाता है। ये ऐसे केसेस ऊपर आते भी नहीं है। ये बच्चों को मार के कहाँ फेंका जाता है, क्या किया जाता है, ये नहीं देखा जाता है। या फिर ये माँ बाप ही क्या करते हैं, पैदा होते ही किन्नर समुदाय में लाकर छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा अगर पैदा होगा तो पैदा होने के बाद में इसको कहाँ रखा जाए। इनके लिए कई आश्रम है क्या, जैसे वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है। ऐसे अनाथ आश्रम में ऐसे बच्चों को रखेंगे क्या। और रखने के लिए भी गए तो वो नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अडॉप्ट कोई नहीं करता है। हर लोगों को लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, लेकिन इंटरसेक्स बच्चा नहीं चाहिए। इनको अडॉप्ट नहीं किया जाता है। फिर भी इनको संभालना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंसान है। इंसान बोल के इसने भी जन्म लिया है, जीने का अधिकार इसको भी है। ये भी सोचना चाहिए। ये सोचा नहीं जाता है। ऐसे कोई आश्रम नहीं है। हाँ, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तभी से उसको सब अच्छी चीजें मिलेंगी तो आगे चल के कुछ तो भी उसका अच्छा होगा। वो रोड पे भीख मांगने के लिए नहीं जाएगा। ये भी मुझे लगता है, ये भी मैं समाज को संदेश दूंगी, मैसेज दूंगी कि भाई ऐसा अगर आपको बच्चा दिखता है तो उसको संभालो, छोड़ो मत। क्या करेगा वो, जिएगा, कमाएगा, नाम आपका ही रोशन करेगा, किसी और का नहीं करेगा। किन्नर समुदाय के लोग कभी भी बच्चों को लेने के लिए खुद होकर नहीं जाते हैं। माँ बाप ही उनको जाकर खुद होकर उनका बच्चा देकर आते हैं, और किन्नर समुदाय ही उनको बच्चों को पालता है, संभालता है, बड़ा करता है। फिर किन्नरों पे धप्पा लग जाता है। किन्नर लोग गलत है। किन्नर लोग कभी भी गलत थे नहीं, न होंगे, क्योंकि किन्नर लोग हिजड़ा संस्कृति जपते हैं। हिजड़ा संस्कृति बन चुकी है। वो संस्कृति है, वो पारंपरिक संस्कृति है। वो जब भी लोगों के पास में जाते हैं, जीते हैं, लोगों से जब पैसे लेते हैं तो फुकट में पैसे नहीं लेते हैं। वो लोगों की काउंसलिंग का काम करते हैं। आज हम बोलते हैं काउंसलिंग, समुपदेशन। समुपदेशन की टाइप्स क्या क्या है। प्री काउंसलिंग, पोस्ट काउंसलिंग, इसके अभी कोर्सेस निकले हैं, इसका डिप्लोमा है। लेकिन ये काम किन्नर लोग, हिजड़ा लोग बहुत सालों से, बहुत पीढ़ी ने पीढ़ी करते आए हुए। काउंसलिंग का काम इतना अच्छी तरीके से करते हैं। जब बाजार में जाते हैं मांगने के लिए, लोगों से पैसे मांगने के लिए, तब लोग उनको पैसे देते हैं। तो क्यों देते हैं? वो लोगों की कुछ तो भी समस्याएं होती है, और लोगों को मालूम है कि यही मुझे अच्छा रास्ता दिखाएंगे।
बूढ़ी औरत आती है, रोती है, ए सुनना मेरी माँ, देखना मेरे पीछे कितना झंझट है, मेरा आदमी जो था वो मर गया, अब मेरा बेटा मुझे संभालता नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, तू बोलना, तू इतना घूमती है फिरती है, तुझे अच्छी तरीके से मालूम होगा कि मेरा अच्छा कहाँ होगा। मैं अब तेरी हूँ, मैं उम्र से भले ही तेरी बड़ी हूँ, लेकिन मैं तेरी बेटी हूँ, तू मेरी माँ है, तू मुझे संभाल ले। तब किन्नर लोग ऐसी बूढ़ी औरतों को वृद्धाश्रम में जाकर छोड़कर आते हैं, अपने घर पे संभालते हैं, अपने घर में रखते हैं। एक कोने में क्या होता है, एक रोटी उसको दिए तो ये अच्छी काम किन्नरों के कभी ऊपर नहीं आते, बुरे काम हाईलाइट होते हैं। जब किन्नर लोग समाज में भीख मांगने के लिए जाते हैं, तब व्हाइटनर पीने वाले बच्चे दिखते हैं, व्हाइटनर का नशा करने वाले बच्चे दिखते हैं, दारू पीकर छोटे छोटे 18 साल के अंदर के 10-10, 12-12 साल के 8-8 साल के बच्चे आज व्हाइटनर का नशा करते हैं, रोड पे घूमते हैं। तब ये किन्नर लोग उनको संभालते हैं, उनको पास में लेते हैं, बेटा ये अच्छी चीज नहीं है। ये क्यों हो रहा है अपने समाज में, ये किन्नर लोग सोचते हैं, आप क्यों नहीं सोचते हो? डी एडिक्शन सेंटर बन चुके हैं, इतने सारे हैं, तो ये फ्री में डी एडिक्शन सेंटर सही में कहीं पर है क्या? अगर होगा तो ये बच्चों को क्यों नहीं मिलता? आज यह अपना ये एमजीएम यूनिवर्सिटी है, एमजीएम यूनिवर्सिटी के पीछे जाओ आप, बाईजीपुरे का एरिया, वहां पर व्हाइटनर का नशा करने वाले बच्चे आपको कितने मिलेंगे? देखो, मैं घूमती हूँ, मुझे मालूम है, मैं बताऊंगी हर गली में कितने बच्चे हैं। तो ये बच्चों को डी एडिक्शन सेंटर में इलाज क्यों फ्री में नहीं मिलता है? इनके माँ बापों के पास में ऐसी एडवोकेसी आज तक क्यों नहीं गई है, ऐसी बातें क्यों नहीं गई है? ये भी मैं समाज को बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे भी होते, मेरे जैसे भी होते, उनको नहीं समझ में आता है तो वो भी नशे में जाते हैं। हमारे लोगों को भी डी एडिक्शन सेंटर की जरूरत पड़ती है, नशे में जाते हैं। मुंबई में बहुत सारे लोग ड्रग्स का नशा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस पे ऊपर रोक कैसा लगाया जाए, ये बहुत सारा अच्छा काम हमारे लोग करते हैं। काउंसलिंग अच्छी तरीके से करते हैं, काउंसलिंग जितना अच्छी तरीके से एक हिजड़ा एक किन्नर करेगा, उतना अच्छा काउंसलर जो पढ़ के आता है वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि समाज में लोगों को नहीं मालूम है आज भी। गांव डिग्री से होते हैं और आप एक्सपीरियंस से होते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। गांव में जब मैं जाती हूँ छोटे गांव खेड़े में बाजार मांगने के लिए, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को मालूम होता है कि मेरे जिंदगी का क्या अच्छा होगा, क्या भला होगा, यही बोलेंगे। उनको नहीं मालूम होता कि ऐसा कोई काउंसलर होता है, बल्कि ये भी है। उसके बाद में हिजड़ा संस्कृति क्या है, हिजड़ा कल्चर क्या है, हिजड़ा मतलब क्या है, वो वर्ड का मीनिंग क्या है, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। हिजड़ा कहाँ से आया है वर्ड? आज हम गाली बोल के समाज में यूज करते हैं, तो सही में ये गाली बोल के यूज करने लायक शब्द है क्या? ये वर्ड कहाँ से आया? ये एक अरेबिक वर्ड है। हिजरे बोले तो अलग, राह बोले तो रास्ता, अलग रास्ता चुनने वाले लोग, यानी कि हिजड़ा। वो वर्ड को आप हिजड़ा बोल के गाली यूज करते हो, वो गाली का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये ऐसा मत करो। हिजड़ा एक कम्युनिटी है, एक कल्चर है, वो भी इंसान बोल के जीते हैं, उनके सारा ये समाज में बहुत सारा महत्व है। वो नहीं होते तो रास्ता कौन दिखाता था, वो नहीं होते तो दुआएं कौन देता था, हाँ, वो नहीं होते तो ये ऐसे बच्चे कहाँ जाते थे। हर जिले में आपको हमारे लोगों का एक कम्युनिटी का एक घर मिलेगा। जब भी ये बच्चा घर छोड़कर जाता है तो वहां पर जाकर जीता है, रहता है, खाता है, पीता है, उसको व्यक्ति स्वतंत्र मिलता है। हम जब भी समाज में घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, तो व्यक्ति स्वतंत्र पे कभी बात नहीं करते। व्यक्ति स्वतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान को व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। संविधान ने हर इंसान को जीने का अधिकार दिया है, व्यक्ति स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया है। व्यक्ति स्वतंत्र क्या कि जैसा मैं हूं वैसा मुझे एक्सेप्ट करो, और मुझे मेरी तरीके से, मेरा दिल जैसा बोलता है वैसा मुझे जीने दो। ये है, इस पे भी बात करनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन थोड़ा रोकती हूँ मैं खुद को। ठीक है, हाँ, ये मैं समाज को बोलना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि बातें कभी भी खत्म नहीं होगी, ये ऐसी बातें हैं जो चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल रुक जाते हैं हम। Thank you so much to sharing your lovely and inspiring stories with us. Stay tuned to MGM 90.8 FM. साथ है तो बात है।